हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स देख रहे थे। अकाउंट्स के लेक्चर कवर कर रहे थे और आज अकाउंट्स का हमारा 38 लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 12 का सेकंड बुक का 4th चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसको भी हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है, दिन में हमारा चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया था और अब हम आज शाम में लेक्चर 4 कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि लेक्चर 38। इसके बाद हमारे अकाउंट्स के सिर्फ 2 ही चैप्टर रह जाएंगे और हमारी अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगी। 5th और 6th चैप्टर रह जाएंगे। फिफ्थ चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमने आपको सुबह के लेक्चर में भी बताया था, 2 पार्ट में, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है। और चैप्टर 6 को हम एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का कोई लेक्चर नहीं आएगा। इसको हम अल्टरनेट स्टार्ट अभी रखेंगे जब तक हमारे अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है। कल हमारा अकाउंट्स के साथ साथ आपको एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर देखने को मिलेगा। स्पेक्ट्रम पर बेस्ड हम एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे और बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा। हम आपको पिक्चराइजेशन के साथ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ उसे कवर कराएंगे। तो शुरू करते हैं अपने चौथे चैप्टर से, लेक्चर 38 से। तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 4, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पिछला लेक्चर था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कि कैसे बनाए जाते हैं। अब इनके एनालिसिस पर है कि इनका एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसमें 7 टॉपिक हैं। पहला है वित्तीय विवरण विश्लेषण का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सारे ही जितने भी हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया और सारे लेक्चर्स में हम बता रहे हैं 12th क्लास की बुक में, सेकंड बुक जो है ये, इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास की बुक 1 जो थी वो न्यूमेरिकल बेस्ड थी। वहाँ से आपसे न्यूमेरिकल, और 11th क्लास की बुक से न्यूमेरिकल आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और जो ये बुक है ये आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट कवर करने को और डेफिनेशंस, इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। डेफिनेशंस आपको सारी ही डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। तो इसमें दूसरा टॉपिक हमारा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर है तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। फिर है समरूप विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट। और लास्ट हमें हमारा वित्तीय विश्लेषणों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा वित्तीय विवरण विश्लेषणों का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरणों में सन्निहित वित्तीय सूचनाओं को समझने के क्रम में तथा फर्म के संचालन संबंधी निर्णयों को लेने के लिए विवेचनात्मक परीक्षण की प्रक्रिया को वित्तीय विवरण विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण होता क्या है, एनालिसिस किसे कहते हैं? एनालिसिस आप इस बात से समझ सकते हैं, अगर हम ये कहें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत की जनसंख्या 2001 में के सेंसस के अनुसार भारत की जनसंख्या मान लीजिए 1 अरब 10 करोड़ थी। ये मुझे डेटा फिक्स याद नहीं है, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी। तो ये बहुत से लोगों के लिए ये केवल एक डेटा हो सकता है, लेकिन आप थोड़े भी इंटेलेक्चुअल हैं, थोड़े भी आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो कि यूपीएससी अपने एस्पायरेंट से जो कैंडिडेट सेलेक्ट करती है, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि उसने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं वो एनालिटिकल हों। उनकी ऑब्जर्वेशन जो स्किल्स हैं वो एक आम आदमी से, एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा डेवलप हों। ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इसमें आपको आंखें बंद करके नहीं चलना होता है। यानी कि आप आसपास आप अपनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि आपके आसपास जो हो रहा है, यानी कि जितना भी इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या कोई एनवायरमेंटल इवेंट्स हो रहे हैं, इस पर आपको अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं। एक आम आदमी के लिए वो कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक यूपीएससी एस्पायरेंट होने के नाते आपके लिए उसकी बहुत वैल्यू है। तो इसलिए एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। तो ये केवल एक डेटा हो सकता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 10 करोड़ थी मान लीजिए, और 2011 के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ थी। लेकिन एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए वो ये देखेगा कि ये ग्रोथ का ट्रेंड है, यहाँ कितने % की ग्रोथ हुई है। इस 2001 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 2011 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, महिलाओं की कितनी थी, फिर महिलाओं की जनसंख्या 2011 में कितनी थी, लिटरेसी रेट कितना था, इसमें कमी आई, सेक्स रेशो कितना कैसा था, सेक्स रेशो में कमी आई या बढ़ोतरी हुई। तो ये सारा एनालिटिकल अप्रोच जो होती है एक एनालिटिकल स्टूडेंट की होती है, ना कि एक क्लरिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की। एक क्लरिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी
एक एवरेज स्टूडेंट से अबव हैं, यानी कि आप अबव एवरेज हैं। अगर आप एक्सीलेंट नहीं हैं तो आप कम से कम अबव एवरेज जरूर हैं, अगर आप चीज़ों को एनालिसिस करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। यह मूलभूत रूप से वित्तीय विवरण में दिए गए विभिन्न संख्याओं और तथ्यों के बीच संबंधों का अध्ययन तथा व्याख्या है। यानी कि एनालिसिस जो है ये संख्याओं और तथ्यों के बीच संबंधों का अध्ययन होता है, स्टडी होती है और व्याख्या होती है, यानी कि एक्सप्लेनेशन होता है, जिससे किसी भी फर्म की लाभप्रदता और प्रचालन कार्य क्षमता दृष्टिगत होती है, जो वित्तीय स्थिति एवं भविष्य परिदृश्य के मूल्यांकन में सहायक होती है। वित्तीय विश्लेषण में विश्लेषण और व्याख्या दोनों का समावेश होता है। यानी कि वित्तीय विश्लेषण जो होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस या एनालिसिस किसी भी चीज का, इसमें दो वर्ड्स का समावेश होता है, दो वर्ड्स होते हैं। एक तो इसमें विश्लेषण यानी कि एनालिसिस तो है ही अपने आप में, साथ ही इसमें व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन भी होता है, एक्सप्लेनेशन इसमें इंटीग्रेटेड होता है। तो विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों में दिए गए वित्तीय आंकड़ों का विधिवत वर्गीकरण द्वारा सरलीकरण करना है, और व्याख्या से आशय है कि अर्थ एवं अभिप्राय स्पष्ट करने से है। यानी कि उस जो आंकड़े दिए गए हैं, जो डेटा, जो स्टेटिस्टिक्स दिए गए हैं, उनका मतलब क्या है, यानी कि 2001 के बाद जो जनगणना में वृद्धि हुई है उसका क्या मतलब है, उससे क्या आप डिराइव कर सकते हैं, आप क्या डिसीजन उससे ड्राइव कर रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है, किन एरियाज में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कहाँ पर सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पर कम हो रहा है, कहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ पर कम हो रहा है, किन क्षेत्रों के किन राज्यों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लिटरेसी रेट अच्छा है, साउथ इंडिया में ही क्यों हेल्थ जो पैरामीटर्स हैं या लिटरेसी पैरामीटर्स हैं वहाँ ज़्यादा डेवलप क्यों हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स में क्यों नहीं है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट हरियाणा, पंजाब कहीं ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो ये सारा एनालिसिस जो होता है ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन होता है जो किसी व्याख्या को अर्थ में तब्दील करता है या चेंज करता है। विश्लेषण बिना व्याख्या अर्थहीन है, यानी कि एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं तो वह एनालिसिस किसी काम का नहीं है। और व्याख्या बिना विश्लेषण कठिन ही नहीं, असंभव है। और आप व्याख्या तब तक नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उस टॉपिक पर एनालिसिस अच्छे से नहीं किया हो। तो इसलिए विश्लेषण के बिना व्याख्या तो अर्थहीन है ही। एनालिसिस के बगैर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकते। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और अगर एक्सप्लेनेशन के बिना विश्लेषण जो है, एनालिसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा इसमें दूसरा टॉपिक जो है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विश्लेषण एक फर्म की वित्तीय सुदृढ़ता एवं कमजोरियों को पहचानने का एक प्रक्रम है जिसमें तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट तथा लाभ हानि विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदों के बीच उचित संबंधों को देखा जाता है। यानी कि बैलेंस शीट के बीच और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट के बीच के इन दोनों को एनालिसिस किया जाता है। वित्तीय विश्लेषण की जिम्मेदारी फर्म के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट द्वारा या फर्म से बाहर के पक्षों यानी कि आउटसाइडर द्वारा ली जा सकती है। जैसे कि फर्म का स्वामी यानी कि अगर ऑनर है तो ऑनर भी इसको एनालिसिस कर सकता है। व्यापारिक लेनदार या जिन्होंने क्रेडिटर जो होते हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो ऋणदाता, वही क्रेडिटर, लेनदार या डेप्टर्स जो भी हैं, निवेशक इन्वेस्टर्स, श्रम संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्लेषक एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन वाले होते हैं, या अन्य। विश्लेषण की प्रकृति उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स अर्थात विश्लेषकों के उद्देश्य पर आधारित होती है जो अलग अलग हो सकती है। एक विश्लेषक द्वारा प्रायः प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक आवश्यक नहीं है कि दूसरे विश्लेषक के उद्देश्यों को पूरा करे, क्योंकि विश्लेषण की रुचि में भिन्नता होती है। यानी कि हर किसी की सोचने की अलग अलग क्षमता होती है और वो कई हो सकता है कि आप अगर जैसे हमने अभी सेंसस का एग्जाम्पल देखा था तो हर किसी की विश्लेषण की क्षमता अलग अलग होती है। अगर 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को ये सेम डेटा दिया जाए तो हो सकता है किसी के अंदर एनालिटिकल एबिलिटी हो ही नहीं, लेकिन बाकी के जो 4 हों उनके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी काफ़ी डेवलप हो। तो और हो सकता है एक की दूसरे से कहीं ज़्यादा अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी हो। तो हो सकता है अगर आप कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आप एनालिसिस करते में छोड़ रहे हैं, यानी कि आप अगर सारा हर फील्ड को कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनका दायरा अगर आप ज़्यादा ब्रॉडली उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा जो आपके साथ आपका कंप्यूटर स्टूडेंट है वो कहीं ज़्यादा डायमेंशंस को कवर कर रहा हो,
यानी कि कहीं ज्यादा डायमेंशंस को जोड़कर देख रहा हो, इससे इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी देख रहा हो, इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी देख रहा हो। आप सिर्फ डेटा तक ही सीमित रहो, और हो सकता है कि आप सिर्फ जनगणना तक ही आपका दिमाग सीमित हो कि आप सोच रहे हो जनगणना में कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ लिटरेसी रेट ज्यादा है, कहाँ लिटरेसी रेट कम है। लेकिन एक दूसरा एस्पायरेंट हो, वो इसको तो देख ही रहा हो, साथ ही वो ये भी सोच रहा हो, वो ये भी एनालिसिस करने में सक्षम हो कि इसका फ्यूचर में पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, इसका फ्यूचर में इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या होगा, इसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा, वो ये भी एनालिसिस कर रहा हो। तो ये इसका मतलब ये है कि वो आपसे कहीं ज्यादा, वो उसकी डायमेंशंस ज्यादा क्लियर हैं, वो ज्यादा ब्रॉड वे में सोचने की क्षमता रखता है। फिर है वित्तीय विश्लेषण विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए निम्न प्रकार से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होता है। पहला है वित्त प्रबंधक। अब किन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है, वो किन यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। पहला वित्त प्रबंधक, फाइनेंस मैनेजर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इसमें वित्तीय विश्लेषण का केंद्र बिंदु कंपनी के प्रबंधकीय निष्पादन, निगम सक्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता तथा कमजोरियों और कंपनी की उधार पात्रता से संबंधित तथ्यों एवं संबंधों पर आधारित संबंधों पर होता है। एक वित्त प्रबंधक को निश्चित रूप से विश्लेषण के विभिन्न साधनों से सुसज्जित होना चाहिए ताकि फर्म के विवेकपूर्ण निर्णय लिए जा सकें। विश्लेषण के लेखांकन आंकड़ों से के अध्ययन में सहायता करते हैं ताकि संचालन नीतियों की सततता, व्यवसाय का निवेश मूल्य, साख मान यानी कि क्रेडिट वैल्यू, साख जो होती है क्रेडिट होता है, तथा संचालन की सक्षमता की जांच का निर्धारण हो सके। ये तकनीकें वित्तीय नियंत्रण के क्षेत्रों तथा फर्म के लिए वास्तविक वित्तीय संचालन की निरंतर समीक्षा में सक्षम बनाने हेतु समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा है ये उच्च प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय विवरण विश्लेषणों का महत्व केवल वित्त प्रबंधकों तक ही सीमित नहीं है, इसका परिक्षेत्र व्यापक है जिसके अंतर्गत सामान्यतः उच्च प्रबंधन यानी कि हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट तथा अन्य कार्यात्मक प्रबंधक शामिल होते हैं। जो कार्यात्मक कौन से होते हैं, जो ऑपरेटिंग मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। फर्म का प्रबंधन वित्तीय विश्लेषणों के प्रत्येक पहलू में रुचि दिखा सकता है। यह कुल मिलाकर उनकी ही जिम्मेदारी होती है कि वे देखें कि फर्म के संसाधनों की अधिकतम सक्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाए ताकि फर्म की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहे। वित्तीय विश्लेषण प्रबंधन की सफलता को मापने में सहायता करते हैं। दूसरे शब्दों में कंपनी के संचालन यानी कि ऑपरेटिंग ऑफ कंपनी, व्यक्तिक निष्पादन यानी इंडिविजुअल ऑपरेशन यानी एग्जीक्यूशन मूल्यांकन तथा आंतरिक नियंत्रण की इस व्यवस्था के आकलन में सहायता करते हैं। फिर व्यापारिक देय, ट्रेड पेएबल्स। व्यापारिक देय वित्तीय विवरणों के विश्लेषण द्वारा न केवल कंपनी की अल्पकालीन दायित्व भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करते हैं बल्कि एक समय विशेष पर उसकी वित्तीय देयताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ साथ भविष्य में सतत रूप से वित्तीय देयताओं को पूरा करने की संभावना को भी देखते हैं। यानी कि जो ट्रेड पेएबल्स होते हैं, जो व्यापारिक देयताएं होती हैं, वो उसके माध्यम से ये देखते हैं, व्यापारी ये देखते हैं कि जो कंपनी के साथ वो उधार या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसकी भविष्य में देयताएं जो हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। ये एनालिसिस के माध्यम से ही पॉसिबल होता है। व्यापारिक देय एक फर्म की क्षमता में विशेष रूप से रुचि रखते हैं जो कि एक बहुत छोटी सी अवधि में यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी अवधि में उनके दावों को पूरा करने की क्षमता रखती है। शॉर्ट टर्म पीरियड में उससे ये पता चलता है ट्रेडर्स को कि ये अपने दावों को यानी कि अपने लायबिलिटीज को पूरा कर सकती है भविष्य में या नहीं। इस प्रकार से उनका विश्लेषण फर्म की द्रव्यता स्थिति यानी कि लिक्विडिटी सिचुएशन के मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है। फिर है इसमें अगला ऋणदाता है, लैंडर्स। दीर्घकालिक ऋण या उधार के पूर्तिकार फर्म के दीर्घकालिक ऋण शोधन क्षमता एवं उत्तरजीविता से चिंतित होते हैं। ये एक विशेष समय अवधि के दौरान फर्म की लाभप्रदता, ब्याज तथा मूलधन को चुकाने के लिए रोकड़ पैदा करने की क्षमता तथा विभिन्न निधियों के स्रोतों, पूंजी संरचना संबंधों के मध्य संबंधों का विश्लेषण करते हैं। दीर्घकालिक ऋणदाता ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं ताकि वे अपने भविष्य की ऋण शोधन क्षमता एवं लाभप्रदता की जांच कर सकें। फिर है इसमें निवेशक, इन्वेस्टर्स की क्या भूमिका होती है। निवेशक जो कि फर्म के अंशों का अपना धन निवेश करते हैं, यानी कि निवेशक इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो कि शेयर के थ्रू कंपनी में अपना पैसा, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, फर्म के अर्जन के संदर्भ में रुचि रखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, कैपिटल अपनी इन्वेस्टमेंट की है शेयर के थ्रू, तो वो कंपनी में इंटरेस्ट रखेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और वो हमेशा यही चाहेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट ही होता रहे ताकि उनकी पूंजी में वृद्धि होती रहे। इस तरह वे फर्म की वर्तमान एवं भावी लाभप्रदता के बारे में विश्लेषण करते हैं, यानी कि वो भी एनालिसिस करते रहते हैं समय समय पर, उनके ट्रांजैक्शंस को देखकर, उनके टर्नओवर को देखकर ये एनालिसिस करते रहते हैं उनकी बैलेंस शीट के थ्रू कि फर्म भविष्य में फायदा प्रॉफिट में रहेगी या नुकसान में जाएगी। इसके साथ ही फर्म के पूंजी ढांचे में रुचि रखते हैं ताकि वे फर्म के अर्जन एवं जोखिमों पर इसके प्रभाव के बारे में जान सकें। अंशधारक या निवेशक प्रबंधन की सक्षमता का मूल्यांकन भी करते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि बदलाव की जरूरत है या नहीं।
हालांकि कुछ बड़ी कंपनियों में अंशधारकों की रुचि इस बारे में सीमित होती है कि वे अंश खरीदें, बेचें या उन्हें धारित रखें या नहीं। फिर है श्रम संगठन, लेबर यूनियंस। श्रम संगठन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण यह जानने के लिए करते हैं कि क्या कंपनी वर्तमान में मजदूरी में बढ़ोतरी वहन कर सकती है या नहीं। अब यहाँ लेबर यूनियन जो होती हैं, जो कि समय समय पर मजदूरों के यानी कि लेबर्स के या एम्प्लॉयज के पैसे को यानी कि उनकी मजदूरी या उनकी वेजेस को बढ़ाने की डिमांड करती रहती हैं, तो वो फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की देखकर ये एनालिसिस करती हैं किसी भी कंपनी में कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी या वेजेस बढ़ाने में सक्षम है भविष्य में या नहीं। तो इसलिए श्रम संगठन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। या फिर उत्पादकता बढ़ाकर कीमत ऊंची करके बढ़ी हुई मजदूरी को समाहित कर सकती है या नहीं। फिर है अन्य अदर्स, अर्थशास्त्री, अनुसंधानकर्ता आदि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण वर्तमान व्यवसाय तथा आर्थिक स्थितियों के बारे में अध्ययन करने के लिए करते हैं। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों की फाइनेंशियल कंडीशंस का एनालिसिस इसलिए करते हैं कि भविष्य में हमारी कंट्री की यानी कि किसी भी कंट्री की जहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं वो वहाँ की अपनी कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का एनालिसिस करते हैं कि कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है या नहीं, और अगर ग्रोथ का ट्रेंड है इसका मतलब उस कंपनी यानी कि उस कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, यानी कि जीडीपी में ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मनी को सर्कुलेट मार्केट में करेगी। सरकारी संस्थाओं को मूल्य नियमन, दर निर्धारण तथा अन्य ऐसे ही उद्देश्यों के लिए विश्लेषण की आवश्यकता होती है। और सरकारी संस्थाएं जो होती हैं जैसे कि सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो कीमतों का निर्धारण भी इसी बेसिस पर करते हैं कि कोई कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है या काफ़ी सारी कंपनियां कंट्री के किसी कंट्री के अंदर ग्रोथ कर रही हैं तो वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन आगे आने वाले समय में कैसी हो सकती है। अगर वहाँ की कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी बेहतर होती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कंपनियां जो होंगी, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो सेंट्रल बैंक्स होंगे कंट्री के, वो कीमतों में थोड़ी वृद्धि करेंगे। और अगर ग्रोथ का ट्रेंड नहीं है, कंपनीज में नुकसान हो रहा है, तो उनको ये लगने लगता है कि आने वाले समय में यहाँ कंपनी पब्लिक को, एम्प्लॉयज़ को अपने निकालना शुरू कर देगी, जॉब लोगों की जाना शुरू हो जाएगी, कम लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, तो यहाँ महंगाई बढ़ने के आसार हो सकते हैं। इसलिए वो मार्केट में वस्तुओं के पैसे में कमी लाती है। फिर है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण प्रबंध की निष्पादनों एवं फर्म की सक्षमता के संबंध महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करते हैं। व्यापक तौर पर विश्लेषणों के उद्देश्यों को वित्तीय विवरणों में समाहित फर्म की सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की दृष्टि से सूचनाओं को जानने में तथा फर्म के भविष्य की संभावनाओं के पूर्व अनुमान को समझने में निहित माना जाता है। और इसी कारण विश्लेषकों को फर्म में के संचालन से संबंधित तथा अतिरिक्त निवेश के निर्णयों को लेने के योग्य बनाया जाता है। विशेष रूप से वित्तीय विश्लेषणों को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाया जाता है। पहला है कुल मिलाकर फर्म की वर्तमान लाभप्रदता एवं संचालन सक्षमता के साथ इसके विभिन्न विभागों को मूल्यांकित किया जाता है। इस तरह से फर्म की वित्तीय स्थिति को निर्णित किया जाता है। दूसरा, फर्म की वित्तीय स्थिति को विभिन्न संगठकों के सापेक्षिक महत्व का पता करने के लिए। तीसरा है इसमें फर्म की लाभप्रदता या वित्तीय स्थिति में बदलाव के कारणों को जानने के लिए। चौथा है फर्म अपने ऋणों की पुनर्भुगतान क्षमता को मापने के लिए तथा फर्म की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक द्रव्यता की स्थिति, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की कंडीशन का मूल्यांकन करने के लिए इसको अपनाया जाता है। फिर वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों की तकनीकें, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तुलनात्मक विवरण। यहाँ सर्वाधिक प्रयुक्त तकनीकें प्रस्तुत की गई हैं। पहला है तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ये वो विवरण है जो दो या अधिक समय अवधियों में एक फर्म की लाभप्रदता एवं वित्तीय स्थिति को तुलनात्मक रूप से दर्शाते हैं। तुलना किसके बीच में की जाती है? तुलना के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। तुलना किसी एक के इंसान की तो नहीं की जा सकती। अब एक की अगर आप करेंगे, अगर आप बताएंगे कि मोहन अच्छा है, तो मोहन किससे अच्छा है? तुलना तो तभी होगी ना जब मोहन बताया जाएगा मोहन सोहन से अच्छा है या सोहन मोहन से अच्छा है, तो कम से कम दो लोग तो होना चाहिए ना तुलना के बीच में। तो ये तुलनात्मक जो विवरण है उसके लिए दो या दो से अधिक समय अवधियों में, यानी कि दो से अधिक समय टाइम पीरियड के बीच में तुलना की जाती है कि अगर शुरू के 2021-22 का फाइनेंशियल पीरियड है तो शुरू के 6 महीने में कंपनी का ग्रोथ कैसा था या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडीशन कैसी थी और बाद के 6 महीनों में कैसी थी, जिससे कि दो या अधिक समय अवधियों में फर्म की स्थिति का पता चलता है। अब ये सामान्यतः तुलनात्मक रूप से तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट और लाभ व हानि विवरण नामक दो महत्वपूर्ण वित्तीय विवरणों पर लागू होता है। वित्तीय आंकड़े केवल तभी तुलनात्मक होते हैं जब समान लेखांकन सिद्धांतों का की प्रयोग इनके निर्माण में किया जाता है। यानी कि इसके लिए एक दूसरी कंडीशन ये भी जरूरी है कि दोनों ही 6 महीने के जो दोनों तुलना किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस किया जा रहा है, इन दोनों के एनालिसिस के लिए एक ही
अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया हो। यदि ऐसा नहीं है तो लेखांकन सिद्धांतों में व्यतिक्रम की पद्धतियां के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। तुलनात्मक आंकड़े वित्तीय स्थिति का और परिचालन परिणामों की प्रवृत्ति और दिशा को इंगित करते हैं। इस विश्लेषण को क्षैतिज विश्लेषण यानी कि वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या है इसमें, समरूप या सामान्य आकार विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये विवरण कुछ सामान्य मदों के साथ एक वित्तीय विवरण के विभिन्न मदों के बीच संबंध का संकेत देते हैं, जिसमें सामान्य मद के प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। इस प्रकार से परिकलित प्रतिशत को अन्य फर्मों के तदनुरूप प्रतिशत के साथ आसानी से तुलना की जा सकती है, जैसे कि ये संख्याएं सामान्य आधार अर्थात प्रतिशत से लाई जाती हैं। इस प्रकार के विवरण एक विश्लेषक को एक ही उद्योग की भिन्न आकार की दो कंपनियों की संचालन एवं वित्तीय विशेषताओं की तुलना करने में अनुमति देते हैं। अब पहली कंडीशन जो थी तुलनात्मक वाली, वो एक ही कंपनी के से, जैसे कोई कंपनी है एबीसी कंपनी के जो दो टाइम पीरियड है 6-6 महीने के, उनके बीच में तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। और ये समरूप या सामान्य आकार विवरण ये क्या करता है, ये एक जैसी यानी कि एक ही प्रोडक्ट यानी कि कोई पेन बनाने वाली दो कंपनियां हैं, एबीसी और दूसरी है एक्सवाईजी दो कंपनियां हैं, ये दोनों ही पेन बनाती है, तो इन दोनों के बीच में तुलना इस सिद्धांत के आधार पर की जाती है। संचालन में वित्तीय विशेषताओं की तुलना करने की अनुमति देते हैं। सामान्य आकार के विवरण फर्म के विभिन्न वर्षों के बीच आंतरिक तुलना और साथ ही साथ उस वर्ष या अनेक वर्षों के लिए अंतर फर्म तुलना दोनों के लिए ही उपयोगी होती है। इस विश्लेषण को अनुलंब विश्लेषण यानी कि वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। यह कई वर्षों की एक श्रृंखला के परिचालन परिणामों एवं वित्तीय स्थिति के अध्ययन की एक तकनीक है। यह क्या टेक्निक है इसमें कि जैसे कि 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, तो इस तरह से कई सारे वर्षों का ट्रेंड देखा जाता है कि इसमें एनालिसिस किया जाता है कि इस वर्ष 2017-18 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडीशन कैसी रही, 18-19 में कैसी रही, 19-20 में कैसी रही, 20-21 में कैसी रही। तो इन सबका एक मिला जुला स्वरूप के द्वारा एक एनालिसिस किया जाता है। एक व्यावसायिक उद्योग या उद्यम के पिछले वर्षों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रवृत्ति का विश्लेषण चयनित आंकड़ों में से एक अवधि के दौरान आए बदलावों का अवलोकन करके किया जा सकता है। अब प्रवृत्ति प्रतिशत एक प्रतिशत संबंध है जिसमें भिन्न भिन्न वर्षों की प्रत्येक मद को आधार वर्ष की उसी समान मद की तरह वहन करता है। प्रवृत्ति विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण होता है, यानी कि इसमें लॉन्ग टर्म, जैसे कि हमने बताया 2017-18 से लेकर 2021-22 तक का आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। अतः यह व्यवसाय की प्रकृति के आधारभूत बदलावों के बिंदु को इंगित करता है। एक विशिष्ट अनुपात में एक प्रवृत्ति को देखकर कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि अनुपात गिर रहा है या बढ़ रहा है, कि जैसे कि आप 17-18, 18-19 यहाँ के एनालिसिस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप ये पता लगा सकते हैं कि किस साल कंपनी ने ग्रोथ की, किस साल कंपनी को लॉस हुआ या किस साल कंपनी का टर्नओवर सामान्य रहा। तो अनुपात गिर रहा है या बढ़ रहा है या लगातार सापेक्षिक तौर पर स्थिर है, यानी कि एकदम स्टेबल चल रहा है। इस अवलोकन से समस्या का पता लगाया जा सकता है या अच्छे या बुरे प्रबंधन के संकेत देखे जा सकते हैं, यानी कि साथ में इसमें मैनेजमेंट स्किल्स का भी पता चल जाता है। फिर है अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस। ये महत्वपूर्ण संबंधों का वर्णन करता है जो कि एक फर्म के तुलन पत्र में लाभ व हानि विवरण में विद्यमान होते हैं। वित्तीय विश्लेषण की तकनीक के रूप में लेखांकन अनुपात आय एवं तुलन पत्र के व्यक्तिगत मदों के बीच तुलनात्मक महत्व को मापते हैं। अब यह भी संभव है कि अनुपात विश्लेषण की तकनीक से एक उद्यम की लाभप्रदता, ऋण शोधन क्षमता तथा सक्षमता को मूल्यांकित किया जा सकता है। फिर है पांचवी इसमें होता है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस। ये किसी संस्थान के रोकड़ के वास्तविक अंतर्वाह और बहिर्वाह यानी कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, ये दोनों को दर्शाता है। एक व्यवसाय में आवक रोकड़ के बहाव को और रोकड़ अंतर्वाह या धनात्मक रोकड़ प्रवाह को रोकड़ आवक यानी कि कैश इनफ्लो या पॉजिटिव कैश फ्लो तथा फर्म के बाहर जाने वाले रोकड़ को, रोकड़ के बहाव को रोकड़ बहिर्वाह या ऋणात्मक रोकड़ प्रवाह, यानी कि अगर फर्म से बाहर जा रहा है पैसा तो इसका मतलब आउटफ्लो हो रहा है, और रोकड़ फर्म में आ रहा है, कंपनी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब रोकड़ का इनफ्लो हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड है। और रोकड़ कंपनी से बाहर जा रहा है यानी कि इसके ऊपर लायबिलिटीज हैं, ये चुकाना पड़ रही है इसको, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ट्रेंड है। रोकड़ के अंतर्वाह एवं बहिर्वाह के बीच अंतर निवल रोकड़ प्रवाह से यानी कि नेट कैश फ्लो से रोकड़ प्रवाह विवरण ये दर्शाते हुए इस प्रकार तैयार किया जाता है कि इसमें प्राप्त रोकड़ एवं लेखांकन वर्ष के दौरान उपयोग की जाती हैं, जो रोकड़ की प्राप्ति के स्रोतों को दर्शाता है। इसके साथ ही वो उद्देश्य भी जिसमें रोकड़ भुगतान किया गया है। अतः ये एक उद्यम की रोकड़ स्थिति के बदलावों के लिए दो तुलन पत्र की तिथियों के बीच के कारणों को संपेक्षीकृत करता है।
फिर इसमें तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, विवरण व लाभ हानि विवरण और तुलन पत्र के निर्माण में वर्तमान और गत वर्ष सहित वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों के आंकड़ों को अलग अलग स्तंभ में निरपेक्ष और सापेक्ष आधार पर प्रस्तुत करता है। परिणाम स्वरूप इस विवरण के माध्यम से भिन्न भिन्न तिथियों पर खाता शेष और विभिन्न समय अवधि पर भिन्न भिन्न परिचालन गतिविधियों का सारांश ही केवल संभव नहीं है, बल्कि इन तिथियों के मध्य वृद्धि या कमी की सीमा का मापन भी संभव है। अब इसमें तुलनात्मक विवरणों में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग परिवर्तन की दिशा, यानी कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी डायरेक्शन की पहचान करता है, और एक संस्था के निष्पादन सूचकों यानी कि एग्जीक्यूशन के जो इसके इंडिकेटर्स होते हैं उनके ट्रेंड्स की को भी ये बताता है। दूसरा है इसमें समरूप विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट। समरूप विवरण को संगठक प्रतिशत विवरण के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी के वित्तीय परिणामों और वित्तीय स्थिति की प्रवृत्ति एवं बदलाव जानने का साधन का उपकरण है। जैसे कि हमने आपको बताया था समरूप कॉमन साइज वाला, यानी कि जैसे कोई पेन बनाने की कंपनी है तो पेन बनाने की दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। कोई ABC कंपनी है, एक पेन बनाती है, और एक XYZ कंपनी है, वो भी पेन बनाती है। तो इन दोनों की सेम फाइनेंशियल ईयर की, मान लीजिए 2017-18 की फाइनेंशियल कंडीशन इनकी चेक करी जा रही है, तो दोनों की ही ABC कंपनी की और XYZ कंपनी की दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन 2017-18 के बेसिस पर एनालिसिस की जाएगी। अब यहाँ पर विवरण में दिए गए प्रत्येक मद को कुल राशि के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, जो उस प्रतिशत का ही हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, समरूप तुलन पत्र में प्रत्येक परिसंपत्ति को कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत में तथा प्रत्येक दायित्व को यानी कि हर लायबिलिटी को कुल दायित्वों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि इनको परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं। इसी प्रकार समरूप लाभ व हानि विवरण में खर्च मदों को निवल परिचालन द्वारा आगम के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। यदि एक ऐसा विवरण अनुक्रमिक अवधि के लिए तैयार किया जाता है, यह एक समय अवधि के दौरान हुए क्रमशः प्रतिशत परिवर्तनों को भी दर्शाता है। उद्यमों की तुलना के लिए समरूप वित्तीय विश्लेषणों के असीमित उपयोग होते हैं, जो कि मूलतः आकार में भिन्न होते हैं, जो वित्तीय विवरण की संरचना को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर अंतरफर्म तुलना या संबंधित उद्योग वाली कंपनी की स्थिति की तुलना भी समरूप विवरण विश्लेषण की सहायता से ही संभव है। अब इसमें लास्ट टॉपिक है वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हालांकि एक फर्म की वित्तीय सुदृढ़ता एवं कमजोरियों को निर्धारित करने के लिए वित्तीय विश्लेषण पर्याप्त सशक्त होते हैं, परंतु ये विश्लेषण वित्तीय विवरणों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार से वित्तीय विवरण विश्लेषण भी वित्तीय विवरणों की सीमाओं से प्रभावित होते हैं। अतः वित्तीय विश्लेषणों को निश्चित रूप से मूल्य स्तर में बदलावों, फर्म की लेखांकन नीति के बदलावों, लेखांकन अवधारणा तथा परंपरा एवं वैयक्तिक निर्णयों आदि के प्रभाव के बारे में सावधानीपूर्ण रहना चाहिए। अब लास्ट स्लाइड है, इसमें वित्तीय विश्लेषण की कुछ अन्य सीमाएं भी हैं। पहली, इसमें वित्तीय विश्लेषण मूल्य स्तरीय बदलाव पर ध्यान नहीं देते। वित्तीय विश्लेषण एक फर्म के खाते के लिए भ्रमात्मक भी होते हैं अगर फर्म ने लेखांकन प्रक्रिया में बदलाव को अपनाया है, यानी कि अगर दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन उसमें दोनों में ही जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया जा रहा है उसके लिए अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अगर इस्तेमाल किया गया है तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तीसरा, वित्तीय विश्लेषण कंपनी की रिपोर्ट का केवल अध्ययन है। ये केवल एक स्टडी है कंपनी की ईयरली रिपोर्ट का। वित्तीय विश्लेषण में केवल आर्थिक पहलू पर ही ध्यान दिया जाता है, यानी कि इसमें केवल फाइनेंशियल कंडीशन पर ही ध्यान दिया जाता है, जबकि गैर आर्थिक पहलुओं को ही इसमें उपेक्षा की जाती है। इसमें जितनी भी नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ध्यान नहीं दिया जाता। और लास्ट स्टेज में वित्तीय विश्लेषण को फर्म की लेखांकन अवधारणाओं के आधार पर तैयार किया जाता है, जो जैसा कि बिल्कुल वास्तविक वस्तु स्थिति को नहीं प्रस्तुत करता है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। कल हमारा अकाउंट्स का एक लेक्चर आएगा, लेक्चर 5, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एक पार्ट, और दोनों ही पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी लेक्चर आपको मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।